हिंदी उपन्यास पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्लास हम देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए, क्योंकि ना तो समय आप ही के पास है और ना ही हमारे पास। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन ना अपना। धरती धन ना अपना हमारे सिलेबस में उपन्यास है जगदीश चंद्र जी का। इसकी अंतर वस्तु किस विषय पर आधारित है? इस प्रश्न से ये पता चलता है कि आपको जितने भी गद्य विधाएं लिखी गई हों, उन सब की अंतर वस्तु याद रखनी पड़ेगी। उनका आधार विषय आपको याद रखना होना चाहिए, विषय वस्तु याद होना चाहिए। ये किस आधार पर रचना लिखी गई है? तो यहाँ पर हमारा एक का सही आंसर हो जाएगा ए, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा इसमें दी गई है और ये हम कंप्लीट अच्छे से पढ़े भी थे। आगे मैत्रेयी पुष्पा का कौन-सा उपन्यास है जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? ये सभी पीवाईक्यू अपनी तरफ से मैंने नहीं लगाया है एक भी क्वेश्चन, ठीक है? तो सभी पीवाईक्यू हैं जो अलग-अलग मतलब अलग-अलग टाइम पर पूछे गए हैं। तो देख लीजिए, पहले थोड़े ईज़ी टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते थे और अब थोड़ा-सा पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन याद तो आपको सारे कर लेने हैं। ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का जो चित्रण है वो चाक उपन्यास में हुआ है मैत्रेयी पुष्पाके में। ए ऑप्शन इज द राइट। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम, सर्वसुख, कन्हैया, मुलिया, मोहन और छोटे, ये किस कथा कृति के पात्र हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और पंडित गौरीदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। भले ही कूट में आंसर नहीं दे रखा, लेकिन आप सही आंसर याद कर लीजिए। लाला मदन मोहन ये किसका है? लाला मदन मोहन किस में आता है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा गुरु में। और मंगल किस में आता है? गोदान में आता है। जुबेर किसके अंदर आता है? जुबेर झूठा सच में। और राम कृष्ण बाबू मेला आंचल में आते हैं, ठीक है? और मेला आंचल रेणु जी का है, गोदान प्रेमचंद का है, झूठा सच यशपाल जी का है और परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। सबके लेखक आपको याद होने चाहिए। 4 में हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अगर हम लगाएँगे तो डी, ए, बी और सी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है, वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। ये संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच में हुआ है? तो 5 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मेहता और मालती। ठीक है, ये मेहता और मालती के बीच में हुआ और गोदान उपन्यास का ये जो है संवाद है। निम्नलिखित में से कौन है जो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? तमस उपन्यास आप जानते हैं भीष्म साहनी जी का है, जो कि 1973 में प्रकाशित होता है और इसका पात्र कौन-सा नहीं है? तो 6 में ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रत्तो इसके अंदर नहीं है, ठीक है? रत्तो याद रखना, रिचर्ड है, नत्थू है और हयात बख्श भी शामिल है। रत्तो किसमें है? झूठा सच में आती है रत्तो। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? आपका बंटी जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें तलाकशुदा जो पति-पत्नी होते हैं, उनकी संतान की समस्या यहाँ पर उजागर की गई है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी हमारे सिलेबस में है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी उसी जो सिलेबस में लगा हुआ है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएँ, बल्कि उन उन गद्यकारों के या फिर उन रचनाकारों के अन्य गद्य विधाओं से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लेना है। श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो 8 में हमारा सही ऑप्शन देखिए, मैं पहले आपको बता देती हूँ। विश्रामपुर का संत ये 1998 में प्रकाशित होता है। मकान इनका 1976 में बनता है और सूनी घाटी का सूरज ये कब देखते हैं? तो 57 में सूरज देखते हैं। पहला पड़ाव इनका 1987 ईस्वी में आता है। तो यहाँ पर हमारा कौन-सा ऑप्शन सही हो रहा है भई? सबसे पहले तो सी हो जाएगा, है ना? फिर इसके बाद हो जाएगा बी 1976 और फिर डी पहला पड़ाव और फिर लास्ट में विश्रामपुर का संत। इस तरह से आपको सारे याद रख लेने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम ये पहले पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो 9 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भई? सबसे पहले इसमें कौन-सा उपन्यास आया था? समय सरगम। समय सरगम का जो समय है वो 2000 ईस्वी है। मित्रों मरजानी का समय 1967 ईस्वी है। ठीक है, याद रखना। और ज़िंदगीनामा इनका हमारे सिलेबस में लगता है। ए लड़की का पता नहीं, लेकिन ये 1972 में आता है। सूरजमुखी अंधेरे के।
ठीक है, सूरजमुखी अंधेरे के इन दोनों के बीच में ही ये होता है प्रकाशित, लेकिन इसका समय याद नहीं है मुझे। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सबसे पहले 1967 में कौन सा आता है? मित्रों मरजानी। और बी के बाद आता है सी, सॉरी डी 1972, और फिर सी और फिर ए। ठीक है, 1972 के बाद ये कभी प्रकाशित होता है, यहाँ पर याद रखना, ए लड़की। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जब हम कूट में इस तरह से आंसर देखते हैं तो हमारे मिल जाते हैं, हमें अगर एक आध याद भी नहीं होता है ना, तो हम आसानी से सही कर सकते हैं। और जो इनका जिंदगी नामा हमारे सिलेबस में है वो 1979 ईस्वी में प्रकाशित होता है, याद रखना। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र इनमें से कौन से हैं? सभी पात्र मैं अलग से एक वीडियो में करवा चुकी हूँ, नहीं देखे हैं तो देख लेना। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, जो कि 1946 में प्रकाशित होता है। और इस उपन्यास के पात्र कौन से हैं? तो 10 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजकुमारी चंद्र दीदती, सुचरिता भट्टिनी और निपुणिका। इसमें सारे के सारे ही किसके हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंदगी नामा उपन्यास में, जिंदगी नामा उपन्यास में ये इसमें से कौन सा सही है? 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के डेरा जट्टा गांव, ठीक है, ये गांव के नाम आपको याद रखने हैं, किस उपन्यास में किसका जिक्र है। डेरा जट्टा गांव के किसानों, ग्रामीण किसानों के जीवन का चित्र है, किसानों और ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। क्या ये राइट है? हाँ, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, जिंदगी नामा में यही हुआ है। और महानगरवासी उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है, उच्च मध्य वर्गीय नहीं है, उच्च मध्य वर्गीय से संबंधित नहीं है। और अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का भी इसमें जिक्र किया गया है। उपन्यास में कोई मुख्य पात्र नहीं होकर पूरे जनजीवन का चित्रण इसमें किया गया है, पूरे सभी किसानों का, सभी ग्रामीणों का चित्रण इसमें हुआ है, तो कोई मुख्य पात्र नहीं है। इसमें ए, सी और डी तीनों ही हमारे कथन सही हैं, लेकिन बीच में जो बी दे रखा है ना, ये उच्च मध्य वर्गीय नहीं है, बल्कि जो मिडिल क्लास जिनको बोला जाता है, निम्न मध्य वर्गीय, ठीक है, उनको बोलेंगे। आगे है, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? यशपाल का जो झूठा सच उपन्यास है, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 1958 में पहला भाग और 1960 में दूसरा भाग, देश का भविष्य नाम से, और पहला वतन और देश नाम से। इसका केंद्रीय विषय क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? विभाजन की त्रासदी। ठीक है, झूठा सच में विभाजन की त्रासदी हमारा सही हो जाएगा 12 में। देखो सही है भी, और सांप्रदायिक दंगों की त्रासदी भी इसमें होगी, है ना। आप जानते हैं कूट वाले प्रश्न होते हैं, तो इसमें दोनों ही सही है ना। सांप्रदायिक दंगों की त्रासदी और विभाजन की त्रासदी दोनों ही इसमें राइट हो जाएंगे। ये इसका केंद्रीय विषय है, और इसका ऑप्शन भी ए और बी में यही था। हालांकि मैंने वो टाइप नहीं किए, लेकिन दोनों ही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो ये परीक्षा गुरु में हुआ है, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। बताइए, यहाँ पर दलित जीवन का जो जिक्र है वो किसमें किया गया है? तो दलित जीवन का जिक्र धरती धन्ना अपना में। राजनीतिक बोध से कौन सा संबंधित है? राजनीतिक बोध से तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तमस उपन्यास हो जाएगा। जीवनी परक उपन्यास है मानस कांस, जो कि अमृतलाल नागर का है। और आत्मकथात्मक शैली में शेखर एक जीवनी लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी, ए, बी और सी, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रख लेना। और इन सब का प्रकाशन वर्ष आपको पता ही होगा। ये तमस 73 में प्रकाशित हुआ, मानस कांस 72 में हुआ, शेखर एक जीवनी 1940-41 में हुआ, और धरती धरना अपना भी मैंने ऊपर बताया था, ये भी 72 में हुआ। ठीक है, ये समय आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, ये गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? किसने ऐसा कहा है? तो ये धनिया कहती है, जो कि होरी की पत्नी है। ठीक है, होरी से कहती है। आगे है हमारा क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? अब सभी के प्रकाशन वर्ष अगर आपको पता होंगे तभी तो आप सही अनुक्रम बता पाओगे, है ना। तो यहाँ पर बताते हैं, शेखर एक जीवनी 1940-41, ठीक है, 40-41 में। तमस अभी बताया था 1973, फिर बता देती हूँ, आपको याद हो जाएंगे। 1946 बाणभट्ट की आत्मकथा, जिंदगी नामा 1979 ईस्वी, और मेला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित होता है, जो कि प्रथम आंचलिक उपन्यास है। अब ये सारे आप क्रम से लगा लीजिए, कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले ए ही सही होगा, ठीक है, ए सही हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ई, ए के बाद क्या आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये 46 हो जाएगा सी, और फिर होगा ई, ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा बी, और इसके बाद हो जाएगा डी। ठीक
ठीक है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा अगर इसमें दिया होता तो। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास है जो अमृतलाल नागर के द्वारा रचित है? तो देखिए मानस का हंस तो उन्होंने लिखा ही है जो हमारे सिलेबस में है ना? कौन सा लिखा है? मानस का हंस तो लिखा ही है, आप जानते हैं मानस का हंस। सुहाग के नुपुर भी उन्हीं का है ना? सुहाग के नुपुर भी इनका है, ये तो 1972 में प्रकाशित होता है। सुहाग के नुपुर की बात करें, सुहाग 60 में प्रकाशित होता है, सुहाग 60 मैंने याद कर रखा है, ठीक है? आप देखिए बूंद और समुद्र की बात करें, तो बूंद और समुद्र ये 56 इंच की छाती किसकी है? समुद्र की है, ठीक है? महाकाल की बात करें तो महाकाल कब मतलब आते हैं, प्रवेश करते हैं जब हमारे देश को आज़ादी मिलती है 1947 में। नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल जब 78 साल का हो गया, ठीक है? इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो भई। जब हमने याद किया था तो पढ़ाई ऐसे ही की थी और ऐसे ही याद किए थे, है ना? जो क याद रह जाते हैं कभी-कभी, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अच्छा मैं इसका बता दूँ आपको, तो सबसे पहले इसमें से कौन-सा आ जाएगा? महाकाल आ जाएगा सबसे पहले, डी हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है? महाकाल और इसके बाद कौन-सा हो जाएगा? 56 वाला यानी कि सी वाला, है ना? बूँद और समुद्र और इसके बाद कौन-सा हो जाएगा भई? 60 हो जाएगा यानी कि सुहाग के नपुर, हैं? और मानस का हंस, इसके बाद हो जाएगा मानस का हंस ए और ई। डी, सी, बी, ए और ई ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, सिपालगंज गाँव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? कि मेला आंचल में मेरीगंज गाँव का चित्रण है और सिपालगंज का जो गाँव है उसका वर्णन किया गया है राग दरबारी में जो कि 1968 में प्रकाशित होता है और इस पर 1969 में इनको साहित्य अकादमी भी मिलता है। किसको? श्रीलाल शुक्ल जी को याद रखना, ठीक है? सिपालगंज आधा गाँव राही मासूम रजा का है, ठीक है? आधा गाँव इनका है ही नहीं, राही मासूम रजा का है। जुलूस की बात करें तो फणीश्वरनाथ रेणु का है और बलचनमा किसका है? तो ये नागार्जुन का है। अभी टीजीटी में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया था, तो भी याद रखना। आगे क्वेश्चन है विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन-सा है? विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन-सा है? तो यहाँ पर हमारा 19 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ए और बी परिशिष्ट और चक्रव्यूह ये दोनों उपन्यास हैं जो कि विश्वविद्यालय पर आधारित हैं। राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन से हैं? इनमें से राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन से हैं? तो 20 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? मदन मोहन तो इसमें नहीं आता, है ना? मदन मोहन नहीं आता, मास्टर मोतीराम आता है और बाबू रामदीन। हाँ, इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मास्टर मोतीराम और बाबू रामदीन अच्छे से याद कर लेना सभी पात्रों को। मैंने करवा दिए हैं, कहानियों के भी, नाटकों के भी और उपन्यासों के भी करवा चुकी हूँ, ठीक है? गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गाँव का रहने वाला था? ठीक है? गोदान उपन्यास का जो होरी है वो अवध प्रांत के किस गाँव का इसमें 2 गाँव का ज़िक्र किया जाता है बेलारी और सेमरी, ठीक है? दोनों गाँव का दोनों जगहों का चित्र इसमें किया गया है वर्णन। तो बताइए 21 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बेलारी गाँव का रहने वाला था। बेलारी और सेमरी के बीच में 5 मील की दूरी थी। ठीक है? तभी तो आप इसमें ग्रामीण पात्र और शहरी पात्र पढ़ते हो। आगे है मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास कौन-सा नहीं है? मन्नू भंडारी का कौन-सा उपन्यास नहीं है? महाभोज, आपका बंटी, सैलूस या फिर बसंती? कौन-सा उपन्यास नहीं है ये पूछ रहा है, तो 22 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं ये पूछ रहा है ना? नहीं है, तो देखो सैलूस और बसंती इनका नहीं है। ये 20 में साहनी जी के उपन्यास हैं, लेकिन महाभोज और आपका बंटी, महाभोज पहले उपन्यास के तौर पर लिखा था और फिर नाटक के तौर पर लिखा गया था। आपका बंटी इनका उपन्यास है ही, आपका बंटी 1970 में आया था और महाभोज जो उपन्यास है ये 82 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ठीक है? दोनों को याद रखना। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल, वय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? तो ये अज्ञे जी ने किया है शेखर एक जीवनी में, ठीक है? ये अज्ञे जी का है, याद रखिएगा, अज्ञे का। आगे चलते हैं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर तो ये किया गया है 7 नदियां एक समुद्र, जो कि नासिर शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है? नासिर शर्मा के द्वारा लिखा गया है, याद रखना। श्रीलाल शुक्ल जी को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल जी को तो राग दरबारी के लिए मिला था जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था और 1969 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है। गोदान, मेला आंचल, आपका बंटी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो 1870 में आया था कौन सा?
देवरानी जेठानी की कहानी फिर आया था 1882 में, परीक्षा गुरु आपका बंटी आया था 1970 ईस्वी में, मेला आंचल 1954 ईस्वी में आता है और गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित होता है और ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास था प्रेमचंद जी का। ठीक है, तो सबसे पहले तो डी हो जाएगा यहाँ पर, डी है ना, फिर ई हो जाएगा और फिर हो जाएगा ए बी और सी। ये ऑप्शन डी ई ए बी सी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 26 में, याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित उपन्यासकारों को आपको क्रम से लगाना है। केवल आपको रचनाओं का ही प्रकाशन वर्ष याद नहीं रखना है, बल्कि रचनाकारों का भी आपको समय याद रखना पड़ेगा, उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था सबका याद रखना पड़ेगा और ये सभी मैं करवा चुकी हूँ क्रम से। चलते देखते हैं, सबसे पहले प्रेमचंद का जन्म देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में, है ना, और 1936 तक रहे। कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। ठीक है, 1925 ईस्वी में। मन्नू भंडारी के जन्म की बात करें तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में। अज्ञे जी का जो जन्म है ये होता है 1911 ईस्वी में। शमशेर बहादुर सिंह, नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और अज्ञे, इन चारों का जन्म 1911 में ही हुआ था। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा, ये 2-3 महापुरुष हैं जिनका जन्म होता है 1907 में। तो चलिए अब इनको देख लीजिए कब किसका हुआ है ना, मैं आपको समय बता दिया है, अब आप लगा लेना चाहो तो। याद रखना है आपको समय इस तरीके से। निम्न में से कौन सा उपन्यास है जो 4 जून 1971 ईस्वी को अयोध्या में शुरू होता है, लिखना इसे शुरू किया जाता है और 23 मार्च 1972 को रामनवमी के दिन लखनऊ में पूर्ण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये भूमिका में ही लिखा गया और भूमिका मैंने करवाई है उपन्यासों की। यहाँ पर 28 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मानस का हंस। ठीक है, 1972 में ये फिर प्रकाशित होता है, अमृतलाल नागर जी का है और तुलसीदास की जीवनी इसमें लिखी गई है। निम्न में से कौन सा उपन्यास है जो भीष्म साहनी के द्वारा नहीं लिखा गया है? इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? तो राइट ऑप्शन हमारा 29 में कौन सा हो जाएगा? नहीं लिखा गया है, ये पूछ रहा है। तो देखो, मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी का है, नीलू नीलिमा नीलोफर और झरोखा, लेकिन बिखरे तिनके और खंजर नयन ये इनके द्वारा नहीं लिखे गए हैं। दोनों के दोनों किसके हैं? अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन तीनों का जो प्रकाशन वर्ष है वो याद रख लेना। मैया दास की माड़ी 88 में आती है, नीलू नीलिमा 2000 में आते हैं, है ना, ये एक ट्राइंगल प्रेम कहानी इसमें दिखाई गई है। और झरोखा की बात करें तो ये 1967 ईस्वी में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपन्यास है जो 41 प्रकरणों में विभाजित है? 41 प्रकरण इसके आपको याद भी रखने हैं, पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा प्रकरण है जो कि परीक्षा गुरु से संबंधित नहीं है। तो 41 के नाम अगर आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देवरानी बताइए, यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा गुरु। ठीक है, 1882 में प्रकाशित होता है, बार-बार आपको बता रही हूँ ताकि याद हो जाए। नामवर सिंह किस उपन्यास को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करने के लिए प्रेमा पुमर्थो महान के सिद्धांत का सहारा लेते हैं? तो ये किसके लिए लेते हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, याद रखना। आगे, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल, सुमित्रा नंदन पंत की ये काव्य पंक्तियां किस उपन्यास में मिलती हैं? तो ये मेला आंचल में मिलती हैं। हालांकि इसमें मेला आसा आंचल लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर भी नहीं समझ पाते हैं। 32 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 1954 में प्रकाशित होता है। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। यानी कि तमस उपन्यास में आप जानते हैं 5 दिन की कथा इसमें वर्णित की गई है। भीष्म साहनी जी का उपन्यास है और इसमें क्या होता है कि मतलब पंजाब में जो आपस में जो हिंदू मुसलमान है, अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो लड़ते हैं, है ना, विभाजन के दौरान। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सांप्रदायिक भावना के निर्माण में मतलब एक दूसरे के मन में जो एक दूसरे के प्रति जो नफरत पैदा होती है उसमें कौन सी चीज सहायक नहीं है? क्या सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास होना, वर्गीय पूर्वाग्रह या अतीत की गौरव गाथाएं। तो यहाँ पर हमारा 33 में जो इसका ऑप्शन है ना वो क्या माना है? निर्माण में सहायक नहीं है। देखिए निर्माण में सहायक इसमें कौन से नहीं है? सांप्रदायिक विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, ये इसका बी ऑप्शन सही माना है आयोग ने, मतलब जो भी एजेंसी है। विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास होना,
अगर अलग-अलग धर्मों के स्थान एक जगह पर रहेंगे तो वो मिल-जुल कर रहेंगे और उनके अंदर वो कोई भी ऐसी गलत भावना नहीं पनपेगी, ये इसका मानना है ना? और मुझे भी ऐसा लगता है ऐसा ही होगा, अगर एक जगह रहेंगे तो हमें एक-दूसरे की अच्छाइयों का भी पता चलेगा और बुराइयों का भी, है ना? लेकिन फिर जब पास में रहते हैं ना तो लोग मतलब अच्छे ही रहते हैं, मुझे लगता है पड़ोस में तो सब। निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास हैं। स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन से हैं? ये जो क्वेश्चन अभी 33 वाला करवाया है ना, उसमें बच्चों के मत अलग-अलग रहते हैं। मैंने 1-2 बार ये लाइव क्लास में क्वेश्चन कभी करवाया था, तो उसमें कहते नहीं मैम ऐसा ये नहीं होगा, अतीत की गौरव गाथाएँ होगा, ये होगा। तो इसमें हो सकता है आपके अलग-अलग मत हों, लेकिन ये नेट के द्वारा यही क्वेश्चन सही माना गया था, तो इसलिए आपको इसी को याद करना पड़ेगा, ठीक है? स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास कौन-सा है? तो यहाँ पर हमारा 34 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ, इसमें देखो बी भी है, एक ज़मीन अपनी और डी भी है, मुझे चाँद चाहिए, ठीक है? मुझे चाँद चाहिए, इसमें ऑप्शन हमारा सही कौन-सा हो जाएगा? अम, स्त्री विमर्श पर दोनों उपन्यास जो आधारित है, एक ज़मीन अपनी और मुझे चाँद चाहिए, याद रखना, ठीक है? ये दोनों उपन्यास हैं जो कि स्त्री विमर्श पर आधारित हैं, बी और डी, ठीक है? एक ज़मीन अपनी और मुझे एक ज़मीन अपनी किसका है? तो चित्रा मुद्गल का है और मुझे चाँद चाहिए किसका है? मुझे चाँद चाहिए किसका है? ये दो सुरेंद्र वर्मा का नाटक है ये, है ना? देख लेना एक बार, मुझे याद नहीं उपन्यास किसका है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? यानी कि लाला मदन मोहन पात्र किसका है? सीधा-सीधा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 35 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु में, ठीक है? लाला मदन मोहन ये किसमें पात्र हैं? तो परीक्षा गुरु में है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, अलमा कबूतरी, छिन्नमस्ता, सूखते चिनार, पारिजात ये किसके हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा 36 में देखते हैं क्या हो जाता है भई? अलमा कबूतरी किसका है? अलमा कबूतरी। अलमा कबूतरी तो मैत्रेयी पुष्पा का ही है ना? अलमा कबूतरी किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का है, 2000 ईस्वी में आता है ना? छिन्नमस्ता किसका है? छिन्नमस्ता तो ये प्रभा खेतान का है और ये 1993 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ठीक है, सूखते चिनार किसका है? तो मधु कांकरिया का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2012 में करवा होता है आता है। पारिजात की बात करें तो ये नासिरा शर्मा का द्वारा लिखा गया है ना? नासिरा शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और ये इससे 1 साल पहले दे 2011 ईस्वी में प्रकाशित होता है, ठीक है, पारिजात। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी यहाँ पर ए, डी, बी और सी। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन-सा होगा? प्रेमचंद के उपन्यास और जयशंकर प्रसाद के नाटक। ये तो आपको सब क्रम से याद रखने ही पड़ेंगे, सबका प्रकाशन वर्ष आपको याद होना ही चाहिए, है ना? अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो हिंदी का। तो यहाँ पर देखते हैं प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले इसमें देखते हैं सेवा सदन इनमें सबसे पहले आता है। सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित होता है, 1918 में, ठीक है? और रंगभूमि की बात करें तो ये 25 में प्रकाशित होता है। कर्म भूमि की बात करें तो ये 32 में प्रकाशित होता है और गोदान 1936 में प्रकाशित होता है ना? तो इसमें ए ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सबसे पहला इनका सेवा सदन ही आता है। पात्र को उसकी कृति के साथ में सुमिलित करना है। न्यूनिया, न्यूनिया किसके अंदर आती है? न्यूना बाणभट्ट की आत्मकथा में है, ठीक है? न्यूनिया किसमें है? बाणभट्ट की आत्मकथा में है। राय साहब किसमें आते हैं? तो गोदान के पात्र हैं। राय साहब किसके हैं? गोदान के पात्र हैं। रुक जा भई, है ना? और प्रशांत की बात करें तो मेला आंचल में है। डॉक्टर प्रशांत जो कि रिसर्च करने के लिए आते हैं। कि मेला आंचल में रेखा किसके अंदर आती है? रेखा किसके अंदर आती है? तो रेखा आती है नदी के दीप के अंदर, ठीक है? नदी के दीप के अंदर विशेषर महाभोज, ये 2 अलग-अलग पेज हैं, इसलिए एक पेज पर लिखते हैं तो दूसरा कट जाता है, परेशान मत होना लेकिन। अब न्यूनिया किसमें है? बाणभट्ट की आत्मकथा में है। राय साहब गोदान के पात्र हैं। प्रशांत मेला आंचल का पात्र है। रेखा नदी के दीप में है, अज्ञे जी का है। और विशेषर किसमें आता है? विशु विशेषर ये महाभोज में आता है, ठीक है? सारे याद रखना। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? वो भी डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था नोवेल के अर्थ में। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण बना देती है और सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है और असुंदर को सुंदर। ये संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है?
तो 40 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा झुनिया और गोबर के बीच में, ठीक है? किसके बीच में होता है? झुनिया और गोबर के बीच का ये पात्र है, गोबर की पत्नी का नाम है झुनिया। तो इसमें 40 प्रश्न हमने कर लिए हैं जो कि अलग-अलग मतलब समय पर यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, अभी तो टेलीग्राम बंद है, लेकिन कर लेना, चालू तो हो जाएगा 1-2 दिन में। चलिए और बताना क्लास आपको कैसी लगी? धन्यवाद।